बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। जुनैद अकबर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो नजरसानी का कह रहे हैं और वो नजरसानी का यकीनी तौर पर हुकूमत को तो नहीं कह रहे, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को कह रहे हैं। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है। चंद अहम मुलाकातें हुई, मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। इसी वक्त की मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं से भी हुई। उनमें से एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब मुल्क में नहीं है इस वक्त, लेकिन आज जब उनसे गुफ्तगू की गई उस डील या ढील के हवाले से या मुमकिना तौर पर उन मुज़ाकरात के हवाले से जिनके हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ होती हैं, कभी बैक डोर, कभी फ्रंट डोर, कभी साइड डोर, बहुत से रस्तों की बात की जाती है, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? कुरान हकीम में कि फितने से बात नहीं होगी, यानी हुकूमत आज की इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितने के तौर पर गर्दानती है। मामला जा किधर रहा है अमरीकी वफ्द के हवाले से? अगर यूट्यूबर्स की बात की जाए तो उनकी अपनी अपनी थेरीज थी, लेकिन एक्चुअली मुलाकात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ क्या हुआ, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, इमरान खान साहब की रिहाई से कोई ताल्लुक इस वफ्द की आमद का है या नहीं है, या शो के स्टेटमेंट्स हैं जो दी जाती हैं अमरीकी अहदेदारान के हवाले से बात कर लेते हैं। और प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं कि इमरान खान साहब से किसी तरह के कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के वकील रहे हैं मुतअद्दिद केसेस के अंदर। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब आमिर इलियास राना साहब, नामवर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के बाखबर तरीन सहाफ़ियों में आपका नाम आता है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। चौधरी साहब आपकी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी फवाद चौधरी साहब की और शायद आतिफ खान साहब की मुलाकात भी हुई है इस अमरीकी जो अहदेदारान आए हैं इस वक्त से भी। किस हवाले से ज्यादा गुफ्तगू हो पाई और पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था? देखिए मुनीब, ये 3 सेनेटर्स पे मुश्तमिल डेलीगेशन आया था, जिसमें जो टॉम जो बर्जमैन जो इनके वो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं वो हेड कर रहे थे। उसके बाद वो एक न्यूयॉर्क से हैं टॉम स्वर्जी, वो डेमोक्रेट के काफ़ी सेलिब्रेटेड सेनेटर हैं। और दूसरा थॉमसन जैक्सन थे, जो कि जेसी जैक्सन आपको पता है वो अमेरिका में एक सिविल राइट्स के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, राइट, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के वो साथी रहे, उनके वो साहबजादे हैं, राइट। सो ये जो डेलीगेट्स आए थे, ये डेलीगेट्स बुनियादी तौर पे आए थे पाकिस्तान में। ऑब्वियसली उनका जो एक पार्लिमानी वफूद का तबादला होता है, लेकिन जो बर्जमैन हैं उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि उनकी मुलाकात डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से वहाँ पे और पाकिस्तान डायस्पोरा के लोगों से हुई, और उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट भी किया था जब शहबाज गिल और डॉक्टर आरिफ अलवी मिले थे। और फिर यहाँ पे उन्होंने आने से पहले मोहित पीरजादा को एक इंटरव्यू दिया कि उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें करके हक़ाइक़ जानना चाहूँगा, एंड सिंस ही बिलोंग्स टू द इनकम्बेंट गवर्नमेंट इन यूएस, तो उस हवाले से जो है हमारा उसमें जो मीट था उसमें दूसरी पार्टीज के लोग भी थे, नून के भी थे, पीपल्स पार्टी के, जेयूआई के और पीटीआई के 2 मैंने आतिफ खान और डॉक्टर अमजद साहब सवात हैं वो भी थे, ठीक है। और लेकिन जो एब्सेंस थी वो लीडरशिप की थी। वो इन स्पाइट ऑफ वहाँ पे मुझे पता चला कि उनका इन्विटेशन हुआ है, बट आई डोंट नो व्हाट द रीजंस बेस्ट नोन टू देम, और वो क्या उनका एक, आप भी थ्रू इनविटेशन ही गए होंगे ना चौधरी साहब? आप भी थ्रू इनविटेशन गए? डेफिनेटली वहाँ पे तो इनविटेशन के बगैर और तो नहीं जा सकते ना, तो और वैसे भी एम्बेसी में जब भी फंक्शंस होते हैं तो वो सारी पार्टीज को बुलाते हैं, दे वर्क विद पाकिस्तान नॉट विद द पार्टीज, ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे अगर नहीं बुलाया गया तो दैट इज ऑल्सो अलार्मिंग मुनी, बिकॉज उसकी वजह ये ना कि अगर आप इतने इररिलेवेंट हैं, इतनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान में इतनी इररिलेवेंट है, तो दैट ऑन द काउंटर आर्गूमेंट, मतलब मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही एक मिस हैंडल हुआ है। एनीवेज, तो वहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन था, देखिए जब आप डिप्लोमेट से मिलते हैं, जब आप फॉरेन डेलीगेट से मिलते हैं, तो ऑब्वियसली आप ये थोड़ी कहते हैं कि जी जाके आप जेल के दरवाजे खोलें और ये करें वो करें, देन ऑब्वियसली यू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट वायलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉन इम्प्लीमेंटेशन, जो एक यहाँ पे माहौल है, फ्री वॉइसेस हैं, जो उनकी कमिटमेंट्स हैं निज़ाम के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, एंड देन ऑब्वियसली इमरान खान साहब वाज ऑलवेज देयर, वो तो हमारा तो मौका फोकस ही वो थे। फिर अगले दिन उनकी आर्मी की टॉप ब्रास के साथ मीटिंग थी, वहाँ पे वो 2.5 घंटे मीटिंग थी, 1 घंटे की मीटिंग थी, वो 2
आवर्स 30 मिनट्स पे गई। जो टॉम स्वाजी थे उन्होंने अपनी स्पीच में उनका जो ज़्यादा फोकस था वो टेररिज्म और ट्रेड पे था, यानी डबल टी के ऊपर था। और उन्होंने ये कहा कि ये तो अंदाज़ा था कि टेररिज्म पाकिस्तान में सीरियस इशू है, बट इतना ये है कि पाकिस्तान नंबर 2 दुनिया में है। तो उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खदशात का इज़हार भी किया। इफ आई मे आस्क चौधरी साहब कि उधर जो गुफ्तगू हो रही थी कितने फोर्थ कमिंग वो नजर आए? ऑब्वियसली आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, यू नो ऑल दीज थिंग्स, बीइंग अ लॉयर आल्सो आपने ये चीज रेज की होगी। क्या रिस्पॉन्स था उनकी जानिब से, सिवाय इसके कि अगर ये कहना कि कानून की हुक्मरानी नागुज़ीर है, बट बियॉन्ड दिस व्हाट एल्स? दे वर रिसेप्टिव, वो बात सुन रहे थे। और उसके बाद देखिए डिप्लोमेट्स का एक अपना एक तरीक़ेकार होता है, वो रिजर्व कमेंट्स करते हैं। वो ज़ाहिर मैं और आप जैसे खुले गुफ्तगू तो नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो सो दे वो एक डेकोरम में मेंटेन होता है। सो दे हर्ड अस, उन्होंने बाकी भी बातें, बाकी जो लोग थे उन्होंने भी बातें की। सो देयर वाज अ एटमॉस्फेयर जहाँ पे आपकी बात को रिसीव किया जा रहा था, सुना जा रहा था। और इंटरनेशनल डेलीगेट्स में यही होता है। तो बड़ी जो सटल बात होती हैं, और लेकिन उनका मतलब बड़ा गहरा होता है। तो वहाँ पे जब आप गुफ्तगू करते हैं, जब आप बात करते हैं, फिर आई एम श्योर कि जब ये अगले मीटिंग हुई है, अभी उस मीटिंग के बाद एक और भी डिनर था जो कि इंटरेस्टिंगली पीटीआई न्यूयॉर्क के किसी अहदेदार ने होस्ट किया हुआ था, बट वहाँ पे भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो आई थिंक दैट इज अ चांस मिस्ड बाय पीटीआई लीडरशिप। उनको वहाँ पे जाना चाहिए। अलाउ मी टू से कि ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। आई मीन नोइंग द फैक्ट कि आपके हवाले से भी बहुत से पीटीआई के अंदर बहुत से लोग हैं जिनको आपसे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, बाय इन्विटेशन आपको भी बुलाया जाता है। दैट मीन्स कि आपकी इंपॉर्टेंस या मौजूदगी मैटर करती है। फवाद चौधरी साहब की इंपॉर्टेंस, मौजूदगी मैटर करती है, आतिफ खान साहब की मैटर करती है। आई एम सरप्राइज्ड चेयरमैन पीटीआई, उनको पता नहीं इन्विटेशन गया नहीं गया। उमर अयूब साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली, ये किसने मनूवर किया होगा? आपको लगता है बाय डिजाइन किसी ने उनकी आमद को रोका होगा? अभी इसका जवाब तो उमर अयूब साहब खुद ही दे सकते हैं, लेकिन जो हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने दोनों जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट और नेशनल असेंबली उनको भी बुलाया, और अच्छा, प्लस जो ये चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को भी बुलाया था। ठीक है। तो फिर इनका वो क्यों नहीं आ सके, उनकी ऑब्वियसली आई हैव नो आइडिया कि व्हाई डिडंट दे कम। अच्छा राना साहब, ये जो तमाम तर एक हमने पिछले साल से अगर हम देखें जो यूट्यूबर हजरात हैं या वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनको मैं एंग्री पीपल सिटिंग आउटसाइड पाकिस्तान कहता हूँ, उनके मुताबिक तो बस जी पहले ये था कि अमेरिकी सदर जैसे ही ट्रंप जीतेंगे तो माहौल बदल जाएगा, फिर जब वो ऑफिस में आएंगे तब माहौल बदल जाएगा। माहौल नहीं बदला, बल्कि ये वक्त भी आया है तो कोई ऐसी चीज़ या कोई अलार्मिंग चीज़ नहीं है जिससे हमें लगे कि जी हमें कोई रेप्रिमांड करने के लिए आया है, बिकॉज यहाँ एक हवा तो यही बनी हुई थी। क्या बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ, या पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है 2-3 महीने के अंदर आपके नजदीक? ट्रस्ट डेफिसिट मैं आपको कह रहा हूं बार बार, इमरान खान के साथ हर मुज़ाकरात में जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है वो बिल्कुल प्रिवेल कर रहा है और मुसलसल कर रहा है। उनकी गारंटी कोई बंदा नहीं देने को तैयार कि ये जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो कोई है, तो खान साहब उस पर कायम रहेंगे। और यही इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया है और यही सबसे बड़ी खबर है कि इमरान खान के साथ ट्रस्ट डेफिसिट एस्टैब्लिशमेंट का मौजूद है। इनके जो लोग जाते हैं, जब वो इनसे आखिरी बात पूछते हैं कि फिर खान खड़ा रहेगा, उन्होंने कहा जी फिर तो नाली दोबारा गल करनी पड़ेगी। तो ये बातें फैसल साहब तो नोट्स लेके आते रहे हैं, नोट टेक कर रहे हैं ना, ये अंडरटेकर नहीं रहे। वहां पे इंतजार को जोता के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा वहां से ट्वीट श्वीट सारे कराए थे जो अब रुक गए हैं। अब देखें कल की कमेटी में क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन इस वक्त अलमिया पीटीआई के लिए यही है कि जितने लोग हैं वो सब एक दूसरे से बढ़ के खान के लायल हो रहे हैं और सब एक दूसरे को जाति, इस मामले में आप ये समझें कि एस्टैब्लिशमेंट कामयाब हो गई है। जो ये बार बार कहते थे कि जी एस्टैब्लिशमेंट हमारी, उन्होंने किसी को नहीं तोड़ा और छोड़ा भी किसी को नहीं। हाँ, वो आपस में एक दूसरे की जड़ें काटने में सारे लगे हुए हैं। बट फैसल चौधरी साहब, मसला ये है, मुझे पता है ठीक है आपकी अपनी रिजर्वेशन हो सकती हैं, हमदर्दियाँ आपकी इमरान खान साहब के साथ रही हैं, आपने उनका केस अदालत के अंदर बाहर आके सब कुछ लड़ा है। बट सवाल ये है कि आपने जब आपके साथ मसाइल हुए बहुत से लोगों के, उनको आप पे एतराज़ था, जो भी था, आपने कहा कि कोई प्लान नहीं है पीटीआई क़यादत के पास इमरान खान साहब को बाहर निकालने का। अब देखिए वो प्लान हो या ना हो, लेकिन जब तक हुकूमत या जो ताकतवर हल्के हैं वो ये कहेंगे कि नहीं फितने के साथ बात नहीं हो सकती, कुरान शरीफ में है कि फितने के साथ बात है, जब ये सोच हो जो कि एक बड़ी सख्त और भरमी वाली सोच है,
तो और जहां ये जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं ट्रस्ट डेफिसिट है, मामलात कहां से ठीक होंगे चौधरी साहब? अगर आप भी हो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, आप कैसे क्या बात कर पाएंगे किसी भी जगह पर? मुनीब, सबसे पहली बात तो ये है कि आप, मेरी हमदर्दी इमरान खान के साथ रही हैं और रहेंगी सारी उम्र, जब तक मैं हयात हूँ, जब तक अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देता है। बिकॉज मेरा उनके साथ जो ताल्लुक़ है वो किसी ज़ाती फ़ायदे या बेनिफिट के ऊपर या उस पर नहीं है। मैं हमेशा उनका दुआ गो हूँ। मैं अगर साइड पर भी हो गया तो मैं उनका दुआ गो रहूँगा। दूसरी बात यह है कि आपको माहौल बनाना होता है। देखिए, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ना पाकिस्तान में, हमेशा ऐसे ही होता है। नवाज शरीफ की अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है या वो डील करके चले गए या उन्होंने बातचीत करी, तो बातचीत के लिए तो लोग चाहिए होते हैं ना। बुनियादी तौर पे जो मसला ये है कि इमरान खान साहब के पास टीम कोई नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी उनसे ये काफ़ी दफ़ा बात हुई और उन्होंने एग्री किया। मैंने कहा आप इस टीम के साथ बाहर नहीं आएंगे, आपने अपनी कॉस्ट के ऊपर लोगों को सियासत सिखाने का एक, मैंने कहा, ये बंदोबस्त कर दिया है। ये तो मुझे समझ में नहीं आई। यानी आप उन लोगों को जिनको सियासत की अलग वे नहीं पता, आपकी कैद पे, आपकी सियासत पे, आपकी पार्टी की कीमत के ऊपर वो सियासत सीखें, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया। खान साहब का खैर अपना एक नुक्ता नज़र था। उन्होंने कहा यार कोई बंदा नहीं है और ये अरेस्ट नहीं होंगे। मैंने कहा अरेस्ट होने के लिए तो कहीं जाना पड़ता है, ना को जाएगा कोई, तो ना वो मौलवी की तरह कि ना कि तुम जाते जाना नहीं तो हलवे च बम किसी ने पाना नहीं। सो इशू ये है कि ये इशू ये है सर कि ट्रस्ट डेफिसिट होता है और बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट है। अमर इलियास राणा साहब की बात की मैं बिल्कुल तायद करता हूँ। इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट डेफिसिट है और एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान पे ट्रस्ट डेफिसिट है और बहुत ज़्यादा है। और जो ये गुफ्तगू पीछे सवाती साहब के साथ भी हुई, अली मीन के साथ भी हुई या हमारे साथ भी हुई, तो इमरान खान साहब ने जो जनवरी 25 में जब ये अली मीन और गौहर की मुलाकात हुई तो उस पर उन्होंने यही कहा था। उन्होंने कहा यार ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, कोई बाद में तो होती नहीं है। बल्कि जो सवाती साहब वाली मीटिंग थी उसमें तो उन्होंने ये भी कहा कि ये अच्छी बात है जब सीएम कहता है कि मैं गुफ्तगू हम कोई करेंगे तो सख्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो है ना वो होती हैं। तो ट्रस्ट के लिए माहौल बनाना पड़ता है। पहले सियासी माहौल दबाव को क्रिएट करता है बंदा, तो फिर वो ट्रस्ट डेफिसिट कम होते हैं। फिर टीम लोग होते हैं जो कि ब्रिज बनते हैं, लोग होते हैं कि जो मैं ये अमर इलियास राणा साहब की बसादा एहतराम इस बात से नहीं एग्री करता कि इमरान खान साहब की गारंटी कोई नहीं है। अब भी गारंटी तो उनकी भी नहीं है जो बहुत ताकतवर है। मतलब उनकी कौन गारंटी देगा अगर वो मुकर जाए? तो ये ट्रस्ट, ये जो गारंटी वाली बात है ना, इसको तो मैं बाय नहीं करता। अच्छा, सियासत में होती है आपके इंटरेस्ट की रेलेवेंस। आप इंटरेस्ट कौन किसका कितना सिक्योर कर सकता, वो एक चीज होगी, उसका मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि जी कैसे किया जा सकता है। बाकी ये बातें सबसे पहले, फॉर एग्जांपल अगर मैं होता तो मैं इस वक्त ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के ऊपर पूरा तन मन धन लगा देता। अच्छा जी, मैं उनकी मिन्नत भी करनी पड़ती, उनके पाँव भी पड़ना पड़ता, तो मैं जाता क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। मेरा लीडर जेल में है, यहाँ पे एक आ जाता है जी आना थे आ जाओ, सानू की लोड़ है। भाई आपको नहीं जरूरत होगी, वो जो बंदा अंदर है वर्कर्स को हमें तो ये सोच तो खान साहब की है ना चौधरी साहब, ये सोच तो खान साहब की है ना सर कि भाई हमें हमारे पे आएंगे तो एहसान को नहीं करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये प्रोपेगेंडा करते हैं, जेल में मौजूद शख्स के साथ ज्यादती करते हैं। अच्छा, एक तो इंफॉर्मेशन, हाँ, इमरान खान साहब के साथ मेरी खुद बात हुई, उन्होंने मैसेज भी दिए और उनके टेसिट अप्रूवल के साथ ये जो मैं वहाँ पे मौलाना साहब के पास भी गया था, उनको बात में बताई थी। फिर आपको याद होगा कि रमज़ान से पहले मैंने आके बाहर ये की थी, ट्वीट तो मैंने नहीं करा, ट्वीटों शूटों का मेरा नहीं है काम। मैं तो जो बात अंदर होती थी मीडिया पे ज़रूर कर देता था। जो ये मौलाना साहब का ये जो असद कैसर के घर खाना हुआ, मुश्तरका लामिया हुआ, तो फिर प्राइम मिनिस्टर मौलाना साहब के घर पे गए बिल्कुल। और उससे पहले मौलाना साहब ने सबको फ़ोन किया कि जी वो आ रहे हैं, मैं रोकूंगा नहीं, बट ये आपको इल्म में होना चाहिए और ये आ रहे हैं हमारी अपोजिशन अलायंस को बिल्कुल करते हुए। तो यहाँ पे जब हमारे बंदे आके कह दें कि जी जिसने आना है तो वो आ जाए, हमें तो ज़रूरत नहीं है, या आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बंदा टीवी पे शाम को आके कह देता है कि जी हमारी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट है, तो फिर जो अपोजिशन जमाते हैं, ये मौलाना साहब हैं, वो रोटी की चोटी कहते हैं। नहीं बट साहब ये भी तो देखे ना सर, कौन तैयार होगा? पर बात यह ना, अली अमीन गंडापुर साहब एक नहीं दो नहीं चार इंटरव्यूज में मौलाना साहब को लताड़ते हैं। इमरान खान साहब ने उन्हें सीएम केपी रखा हुआ है, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें होती हैं। सर ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कहते रहे। मौलाना साहब के साथ तो जो गंडापुर साहब ने किया है वो भी एक प्रॉब्लम है। मैंने मैसेज दिया अली अमीन और वकास अकरम शेख को,
खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि DI खान की पॉलिटिक्स से ऊपर उठे, मौलाना साहब को बिल्कुल आपने अटैक नहीं करना। अच्छा, ये जो उनकी बातें होती है। अच्छा, अली मीर ने जो मेरे साथ बात है कि वो बड़ा वो समझदार आदमी है, आई डोंट नो कि वो क्यों जज्बात की रोह में बैठ जाते हैं। मैंने उनको कहा कि आप CM हैं या आप लोकल पॉलिटिक्स में क्यों इतने होते हैं? ये जो आपको तहरीक का, जो ईद के बाद तहरीक शुरू करने का दिया था, वो भी मैंने खान साहब के कहने पे दिया था कि उन्होंने कहा था कि आप तहरीक शुरू करेंगे लेकिन उसका मैनरिज्म, डेट्स वो मुत्तहदा अपोजिशन का प्लेटफॉर्म जारी करेगा। लिहाजा खान साहब की जो ख्वाहिश थी उस पर काफ़ी टाइम लगा उनको लाने में, कन्विंस करने में, लेकिन ही वाज एब्सोल्युटली राइट। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो मिलने को भी तैयार हूँ, ये मिलने नहीं देगी हुकूमत, मेरे साथ तो जो भी आता है मैं वेलकम भी करता हूँ, उन्होंने कहा भी सबको, तो ये मिलने नहीं देंगे। बाकी अली अमीन साहब जाते हैं, ज़ाहिर है उनका एक अपना, अली अमीन साहब जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, मुफाहमती ग्रुप समझ लें आप, सही, ठीक है। अब तो मुजामती ग्रुप भी कमोबेश वही काम कर रहा है जो मुफाहमती ग्रुप कर रहा है। अब तो यानी पूरा इमरान खान का प्रोग्राम ही वही चल पड़ा है ना अब तो। पूरा काम ही जड़ा है वो नहीं हुण सारे जनती हो गए नहीं हुण ते वो बस मिट्टी पाओ ग्रुप है या मतलब मेहनत वाला ग्रुप है। अब तो सीधी सी बात है, वो जो रेजिस्टेंस है वो तो शायद कोई नहीं दिखाएगा। बट आमिर राना साहब, एक मसला है, देखिए ये जो जितनी भी अभी चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है, अब वो गारंटी वाली बात तो वो कहते हैं दूसरी साइड की भी नहीं, ये भी एक फेयर आर्ग्यूमेंट कि दोनों साइड्स को फिर गारंटी चाहिए होगी ना, कि वो एक जो ताकतवर है वो भी कहेगा कि अच्छा जी हम भी गारंटी देते हैं कि हम अपने जो कमिटमेंट होगी उसकी पासदारी करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की विलिंगनेस है, वो बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बात हो नहीं पा रही। चौधरी साहब थे तब भी माहौल, वो कहते हैं नहीं उस वक्त किसी ने बनाने नहीं दिया, और अब भी कोई, हालांकि दोनों तरफ से वो मिट्टी पाओ ग्रुप है या मतलब PTI के जितने ग्रुप्स हैं, और वो यही कह रहे हैं भी थोड़ी को हाथ लगा लें या लाट ठीक कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन बन कुछ नहीं रहा। ये बनेगा कुछ इसका या नहीं बनेगा? अभी ग्रुप है एक दूसरे से मिट्टी पाओ ग्रुप ना। मैं आपको बताऊं, मिट्टी सुटो ग्रुप की जो बात आपने कही, जी राणा साहब, इसहाक डार साहब भी ना बहुत तोल के बोलते हैं। उन्होंने फितने की बात कर दी, कुरान पाक की बात कर दी, तो बहुत कुछ उन्होंने भी चेक करके बात की होगी। वरना वो आपको पता है पाकिस्तान में बैठे हुए सिर्फ फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर बन जाते हैं लोग, अगर मिलते भी हैं। तो लंदन जाके उन्होंने जुबान खोली है, और जो बात अमेरिकन कांग्रेसमैन की ये लोग मिल ली है कि PTI की आला क़यादत उनको नहीं मिलती है, जबकि इनके ही फाइनेंस पे गए हुए आरिफ अलवी साहब और फिर वहां पे जो शहबाज गिल वगैरह बैठे हैं, तो इन लोगों ने सारा कुछ कराया, और आप उनको यहाँ मिल के बताते भी नहीं है। और हमें ये खबर मुझे कल ही मिली थी, आज तो दोबारा दोहराई है फैसल फरीद साहब ने, कि वो 1 घंटे की मुलाकात 2.5 घंटे पे मुश्तमिल थी GHQ में। मैं आपको बताऊं, चाहे अमेरिकन कोई भी बात बाहर आके ना करें, जाहिर है ISPR ने भी उतनी बात करनी है जितनी जरूरत होगी, हर बात होती है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि आप किसके लिए क्या बात कर रहे हैं और बदले में क्या देंगे। ये सिंपल सी बात है। मुल्कों के दरमियान में भी इंटरेस्ट ही होते हैं, ट्रस्ट से ज्यादा। जिस तरह मेरी बात को उन्होंने कहा जी कि मैं गारंटी की बात नहीं मानता, लेकिन मैं इंटरेस्ट की बात मानता हूं। तो क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ऐसा प्रेशर आ गया है कि वो छोड़ देते हैं इमरान खान को? नहीं। तो ये तो बाहर से प्रेशर लेके आए हैं, और जिस कॉल की मुंतजिर थी पूरी ये PTI 20 जनवरी से आएगी या कब आएगी, अब अप्रैल की भी 20 आने वाली हो रही है, और वो कॉल नहीं आ रही, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता तौर पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का राब्ता हो चुका, बातचीत शुरू हो चुकी है, चाहे वो कोई हो। सोचना यह है कि PTI एक सियासी जमात है, तो उसको सियासी तर्ज अमल अपनाना चाहिए। आप प्रेशर को एक खास हद तक लेके चलते हैं। अब कब तक आप इमरान खान की कीमत लगाएंगे? इन सबका तो कारोबार और धंधा चल रहा है, चाहे वो वकला की सूरत में हो, चाहे वो पार्लियामेंट की सूरत में हो, या सोशल मीडिया से कमाई की सूरत में। लेकिन कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनी है? ये फैसल साहब को 10 दफा कह चुके हैं, मैं बिल्कुल इनके साथ तायद करता हूं कि भाई आपने गुफ्तगू का, जैसे उस वक्त चले इमरान खान अपनी मर्जी से, फैसल साहब उस वक्त रेगुलर मिल रहे थे कि उनको शक हुआ कि अगर हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में और आगे गए, जब अयाज सादिक ने एक मीटिंग करा भी दी थी इमरान खान साहब से, तो इन्होंने तोड़ दिए कि कहीं ट्रंप को यह तासुर न चला जाए कि हम इनके साथ एंगेज हैं। पॉलिटिकली एंगेज होना पड़ेगा, उसके बीच में एस्टेब्लिशमेंट कहीं आए ना आए,
आपको हुकूमत वक्त को एंगेज करना पड़ेगा। आप जब उनको अर्दली कह कह के तमाशा बनाएंगे और फिर आपसे एस्टेब्लिशमेंट भी बात ना कर रही हो, जो कि नहीं कर रही, बिल्कुल। वो जो बातचीत होती है चाहे वो डायस्पोरा के जरिए हो रही है, उसके कुछ और इंटरेस्ट होते हैं ऑफ कोर्स। और वो आपको नजर आ रहा है, कन्वेंशन इस्लामाबाद में होता हुआ नजर आ रहा है। और वो लोगों को बता रहे हैं कि ये ऐसी बात नहीं है कि सारी का सारा डायस्पोरा जो है वो पीटीआई के साथ लग गया हुआ है। पीटीआई के अपने लोग जब एंगेज हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने भी जाके कहा है कि भाई कुछ खुद तो आप भी तो करके दो ना, कि आप सिर्फ गाली देते हो और जवाबन आप चाहते हो कि आपके लीडर को रिलीज कर दिया जाए। तो क्या रिलीज जो काम आप कर रहे हो वो और दुगना करने के लिए किया जाएगा, या आप बदले में क्या ऑफर कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। कि जब आप डिमांड करा रहे हैं बाहर से, तो बदले में आप क्या कह रहे हैं कि आके और इमरान खान सड़कों पे बैठ गए बिल्कुल और ठीक। एस्टेब्लिशमेंट इजाजत दे दे कि तुम पहले भी कपड़े उतार रहे थे, अब फिर हमारे कपड़े नोच नहीं, लो, वो ऐसा तो बाल नहीं हो नोच लो, तो ऐसे तो कोई इजाजत नहीं देगा। नहीं देगा, बिल्कुल ठीक है। मैं शुक्रिया अदा कर फैसल चौधरी साहब का और आमिर सना साहब का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। किसान इत्तेहाद की तरफ से बहुत एहतजाज किया जा रहा है पंजाब के अंदर, या ओवरऑल देखा जाए एक पॉलिसी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान की है कि सपोर्ट प्राइस नहीं दी जाएगी और ना ही खरीदारी की जाएगी गवर्नमेंट की जानिब से। अब क्या ये किसान इत्तेहाद को समझ आती है, नहीं आती? उनके नज़दीक वो एक एहतजाज करना चाहते हैं। ये सिर्फ सूबा पंजाब में नहीं है, सूबा सिंध के अंदर भी है, वहाँ पर भी सरकारी तौर पर गंदम खरीदने से मना कर दिया है वज़ीर आला सिंध ने। लेकिन पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है किसान इत्तेहाद की जानिब से कि वो एहतजाज करेंगे क्योंकि ये पॉलिसी मुनसिफाना नहीं है। सपोर्ट प्राइस देना होगी हुकूमत को, जबकि हुकूमत के पास इसका एक अपना मैकेनिज्म है, एक अपना जवाब है। दोनों की आरा आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद जनाब खालिद खोखर साहब। खोखर साहब बहुत शुक्रिया आपका। खोखर साहब, इस वक्त मसला क्या है सबसे बड़ा? क्योंकि सरापा एहतजाज है, किसान भी, हुकूमत की पॉलिसी अपनी जगह, लेकिन हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है कि ना सपोर्ट प्राइस पिछले साल थी, ना अब है, ना पहले पिछले साल ख़रीदा था, ना अब ख़रीदेंगे। तो मसले का हल क्या है आपके नज़दीक? देखिए जी, मसला सिर्फ किसान के लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान की मैशत का मसला भी इस वक्त दरपेश है जी। अब आप ये देखें कि जो गंदम की फसल है वो तमाम फसलों का इंजन है। यानी अगर गंदम की फसल बेहतर होगी, रेट सही मिलेगा, तो बाकी फसलें बेहतर होगी। उसका सबूत ये है, हमें 2 साल पहले सही रेट मिला गंदम का 3900। उसका रिजल्ट ये हुआ कि पिछले साल की आपको एग्रीकल्चर में हमने ग्रोथ दी 6.25 की। पिछले साल हमें रेट नहीं मिला, उसका रिजल्ट ये है कि इस दफा ग्रोथ आ गई 1.1 के ऊपर, यानी कि बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। अब हुकूमत कह रही है कि IMF से मुआहदा है, हम आपको सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते। हम कहते हैं ना दे सपोर्ट प्राइस, अच्छा, इसको ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दे। तो जब ओपन मार्केट फोर्सेस की बात हुई, पिछली दफा इन्होंने इसको ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा, काश्तकार को बहुत बड़ा लॉस हुआ। जब रेट में कुछ बेहतरी आने लगी तो 8 अगस्त को हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी करके मुख्तलिफ अजला का गंदम का रेट फिक्स कर दिया 2600, 2650, 2650 और 2675 रुपए तक। जबकि हमारी को 3400 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ जी, उनके मुताबिक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये थी। लेकिन रेट ये उन्होंने तय किया, इससे ऊपर अगर सेल होते पर्चे हुए, जो कि टोटली इनलीगल था। जब आप फ्री मार्केटिंग करते हैं तो उसे मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं। इस दफा हम हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं, या हमें सपोर्ट प्राइस दे दे, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले, 25% मुनाफा दे दे साहब। अगर सपोर्ट प्राइस नहीं देते, ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं, तो तरीकेकार ये है, फिर आप इसका ना जिला बंदी हो, ना सूबा बंदी हो, ना आटे का रेट तय करे, ना रोटी का रेट तय करे। अगर हुकूमत रोटी का या आटे का रेट तय कर दे, फिर ये ओपन मार्केट नहीं है, फिर तो आधा तीतर आधे बटेर वाली बात है, फिर तो अपना मकसद हल करने वाली बात है। काश्तकार का तो कोई नहीं सोच रहा। देखे ना, आज काश्तकार की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इस वक्त, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक मैं कर रहा हूँ, वो 3304 रुपए है जी, ठीक है पाकिस्तानी। और हमें इस वक्त रेट मिल रहा है 2100-2200 रुपए, जिसपे हमारा उस दिन का खर्चा भी आता है। यानी कि अगर काश्तकार को नेट 1100-1150 रुपए फी मन लॉस हो रहा है, तो काश्तकार आगे क्या करेगा? आपने कहा कि अगर इस या ओपन मार्केट पे या ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, तो हुकूमत का जो एक आर्गुमेंट होता है वो ये कि फिर तो कोई प्राइस कंट्रोल आटे या रोटी की फिर तो नहीं रहेगी ना, फिर तो उसका अपर को बेंचमार्क तो बन ही नहीं सकता उसका कोई, वो तो किसी जगह पर भी ले जाएगी मार्केट फोर्सेस उसे कीमत को। देखें, इसीलिए तो हम कहते हैं सपोर्ट प्राइस दें। सपोर्ट प्राइस देने से बेंचमार्क बनता है ना। आप ये कहते हैं हुकूमत सपोर्ट प्राइस मुकर्रर कर दे या सपोर्ट प्राइस दे या गवर्नमेंट खरीदारी करे, अगर जो हुकूमत की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, आपने खुद उसका जिक्र कर दिया IMF का, अगर हुकूमत मजबूर है और नहीं कर सकती, आपने कहा काश्तकार को फी मन 1100-1200 रुपए लॉस हो रहा है, तो फिर नतीजा क्या है? मतलब ये ऑलरेडी एक तो वैसे भी शॉर्टफॉल होगा गंदम का आपके नजदीक।
देखिए जी, मेरे ख्याल में पिछले साल से जो प्रोडक्शन में कमी आ रही है वो 5 मिलियन टन की आ रही है, जो बहुत बड़ी कमी है। एक चीज तो ये है। दूसरा, आप माशाल्लाह बहुत बड़े एंकर हैं जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाएं आप अपने प्रोग्राम में, उनसे ये पूछ लें कि पाकिस्तानी काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हमें सिर्फ 25% प्रॉफिट चाहिए अपना, इसके अलावा हमें हमें और बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। देखिए ना, हुकूमत या स्पोर्ट प्राइस दे दे या मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दे, हुकूमत उसमें से निकल जाए। अब ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि हुकूमत ये करे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 33-34 रुपए हो और हुकूमत आके ऐलान कर दे जी हम 2600 से ऊपर सेल नहीं होने देंगे, पर्चे हो जाएंगे। ये कहाँ का कानून है जी? क्या ये हुकूमत की तरफ से जो किसान कार्ड और दीगर सहूलतें, इनका कोई फायदा किसान को हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर या नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं जी, हर चीज का किसी ना किसी को फायदा जरूर होता है। ठीक है। किसान कार्ड एक अच्छा इकदाम है जी, मैं चाहूंगा, मैं उस किसान कार्ड को सपोर्ट करूंगा, लेकिन उसके तरीकेकार को बदलना चाहिए। किसान कार्ड ये नहीं है कि किसान कार्ड मिले, आप काश्तकार के आईडी कार्ड को ही किसान कार्ड बनाया जाए। अब एक लिमिट जब मुकर्रर की जाती है कि जी कोई भी काश्तकार 5 एकड़ से 1.5 लाख से ऊपर नहीं ले सकता, ये कोई बात नहीं है सर। देखिए ना, मैं अगर एक काश्तकार 100 एकड़ काश्त करता है, एक 200 एकड़ काश्त करता है, एक 50 एकड़ काश्त करता है, मोस्टली ठेके लेके काश्त कर, तो उसको ये फाइनेंशियली सहूलत होनी चाहिए ताकि बैलेंस उसका फर्टिलाइजर कर सके। बट अगर इवेंचुअली ये मामला हल ना हुआ तो आप क्या करेंगे? एहतजाज प्लान कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए जी, मैं अभी हम एहतजाज करके आ रहा हूँ। मुल्तान प्रेस क्लब आपके सामने को 4000 फार्मर थे, 4 से 5000 फार्मर थे वहां पे, बच्चों को साथ लेके आए हैं। बच्चों के सीने के ऊपर उसने प्ले कार्ड उठाए हुए थे कि अगर मेरे बाप को गंदम का रेट ना मिला मैं तालीम जारी नहीं रख सकता, मेरे बाप को गंदम का रेट ना मिला मेरा इलाज नहीं हो सकता, मेरे बाप को गंदम का रेट ना मिला तो मुझे खुराक नहीं मिलेगी। ठीक। आग लगाई बकायदा वहां पे गंदम को, अलामती तौर पे काश्तकारों ने खड़े होकर गले में फांसियां ली अलामती तौर पे। यही एक हम कर सकते हैं ना, हम अपना एहतजाज कर सकते हैं पुरअमन तरीके से। ठीक हो गया। ना हम रोड भी ब्लॉक नहीं करते, हम किसी को तंग भी नहीं करते। हमारी एक ही 10 बदस्ता गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहबा से कि खुदा के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोड्यूस की जो जायज कीमत बनती है हमें वो दे दें ताकि हम अगली फसलें काश्त कर सके। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खो के साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। आपने किसान इत्तेहाद का मौक़िफ़ तो सुना, अब जरा हुकूमती मौक़िफ़ जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा भट्ट साहिबा, जो कि मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब की फॉर प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट। बहुत शुक्रिया आपका। सलमा साहिबा, सबसे पहले तो एक बड़ी आसान सी बात है जो मैं समझ पाया हूँ। अभी कुछ देर पहले सदर किसान इत्तेहाद मेरे साथ हैं, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी देखें, अगर एक का जो किसान है गंदम का, उसकी कॉस्ट ही 3400 के करीब है अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, और उसका जो प्राइस उसे मिल रही है वो 21-2200 रुपये है, 2300 रुपये है, तो 1000-1200 पर मन लॉस करना, तो किसान कहाँ जाएगा? ऊपर से ना आप सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करें, ना आप ख़रीदें, आप या तो मार्केट फोर्सेस के ऊपर खुला छोड़ दें, वो भी आप नहीं करते, आप किसी जगह कई अजला में प्राइस पर फिक्स कर देते हैं इससे ऊपर ना जाए, तो फिर किसान कहाँ जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। लेकिन 3300-3400 रुपए प्राइस नहीं है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये तखमीना नहीं लगाया हुआ। ये बहुत ही एक ऐसा तखमीना है जिसको आप बहुत अपर लिमिट से भी ऊपर ले जाएं तो भी शायद ये तखमीना नहीं बनता। लेकिन क्योंकि वो स्टांस इस तरह का बिल्डअप किया गया हुआ है कि जहाँ पे 3300-3400 का तखमीना दिया जाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जी इसमें देखिए फसल को 3 से 4 पानी भी लगते हैं, इस पे 3 दफा स्प्रे भी होता है गंदम की फसल को, फिर पहले हल भी करके फसल जमीन तैयार भी की जाती है इसके अंदर, फिर उसके बाद इसको जाहिर बात है डीजल पे होता था, जो ट्यूबवेल चलता है, और जो डीजल का खर्चा भी इसमें पड़ता है। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो इसमें शामिल होती है। अब आप जब खर्चे की इनपुट कॉस्ट के, फिर डीएपी पड़ता है, खाद की बोरी पड़ती है, मुख्तलिफ औकात पे खाद पड़ती है, यूरिया पड़ता है, फिर नाइट्रोफास पड़ता है इसमें। तो ये सारी चीजें मिलके इसकी कॉस्टिंग होती है। इसका अदराक है हमें बहुत अच्छी तरह कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें किस किस टाइम पे पड़ती हैं। और दूसरी ये कि 6 महीने की फसल होती है, फिर ठेके पे भी जमीन होती है। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना, अगर आप मुझसे इस तरह का ये ब्रेकडाउन जानने की कोशिश करेंगे। पिछले सालों में ठेका बहुत ऊपर चला गया था। जिस जमीन का नॉर्मली 80,000 से 1 लाख तक ठेका होता था, इसके बीच में वेरी करता था, मैक्सिमम में 1 लाख 1,10,000 पे जाता था पूरे पंजाब में, हाईएस्ट जो होता था। लेकिन पिछले एतबार में जब इसका प्रॉफिट जब बहुत ज्यादा हो गया
जब 2200-2300 वाली गंदम को पिछली हुकूमत ने एक्चुअली अचानक 3900 रुपए उसका कीमत कर दी, जब जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बूस्ट मिला प्रॉफिट को, प्रॉफिट 100% से भी ऊपर चला गया। आखिर जो 2200-2300 रुपए में गंदम बिक रही थी वो प्रॉफिट पे बिक रही थी ना, बिल्कुल उसकी सही। बजाय आपको अचानक पता चले कि आपकी वही कमोडिटी जो है वो 4000 रुपए की होगी, तो आपको तो अच्छा ही लगेगा, इसमें कोई बुरा तो लगने वाली बात नहीं है। उसकी वजह से क्या हुआ कि आने वाले सालों में ठेके भी थोड़े ऊपर चले गए। उन्होंने कहा भैया आप पहले 80,000 रुपए लेते थे जमीन, तो आप 2200 रुपए पे गंदम बेच रहे थे, अब आप 4000 रुपए अगर बेच रहे हैं तो हमारे ठेके भी हाई करें। अच्छा, अभी क्या हुआ है पिछले साल, अभी क्या हुआ है, अभी आप देखिए इस साल जो ठेके, इनसे पूछिए नहीं जिम्मेदारों से, क्या ठेके की जमीन दोबारा रैशनलाइज नहीं हुए? ठेके 50,000 से लेके 1 लाख तक की रकम ठेकों में गिरी है इस साल जो ठेका हुआ है जमीन का, जिस पे अब फसल उगनी है। अच्छा, दूसरी बात देखें कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट यहाँ जब वो सोइंग टाइम होता है वहां पे देती है, इंसेंटिवाइज करती है और सब्सिडी देती है, या पोस्ट देती है। पूरी दुनिया में ये मैकेनिज्म है। आप देखिए जब सोइंग का टाइम था, क्या 9,500 किसान को ग्रीन ट्रैक्टर नहीं मिला? क्या 6.5 लाख किसान को किसान कार्ड नहीं मिला, जिसपे 52 अरब रुपए की खरीद बाइंग नहीं हुई, खाद की, बीज की, पेस्टिसाइड्स की? क्या किसान को सोलर ट्यूबवेल पे नहीं का मंसूबा नहीं आया? क्या किसान को इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं मिला, ताकि आड़ती के ऊपर उसकी डिपेंडेंस खत्म हो और वो इंडिपेंडेंट किया जाए, खुद मुख्तार किया जाए उसको, ताकि वो अपनी फसल का मालिक खुद बन सके? देखिए आज भी किसान इत्तेहाद, या चले मैं अगर ये कहूँ किसान इत्तेहाद फोरम को भी निकाल दें, किसान तो एहतजाज कर रहे हैं। आज भी प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने मुल्तान में एहतजाज किया है। उनका नंबर जो भी हो, वो कहीं हमारे 3,000 या 4,000 किसान थे, मैं कहता हूँ जी जितना भी हो, वो इस बात पर एजिटेट तो कर रहा है कि उनको सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल रही, कीमत भी दुरुस्त नहीं है। फिर इसका हल क्या है? क्या ऐसे ही रहेगा जैसा चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा जैसा चल रहा है। देखिए मैंने पहले भी ये बात की है कि देखें हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनकी ये असल में ये बहुत ज्यादा तवज्जो है कि किसान को नुकसान ना हो और किसान खसारे में ना रहे। वो अपने स्टांस पे बिल्कुल खड़ी हैं। और हमारी जितनी भी इसका जो हल है वो ये है कि हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, फ्लोर मिल इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री जो इसको उठा सकती है इस गैप को। अच्छा, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखें जो गंदम, हमारा ख्याल है कि जो कि पंजाब में जो गंदम की औसतन पैदावार होती है ना, वो 16.5 मतलब 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 60 लाख एकड़ तक पे होती है ना ऑन एवरेज, पिछले साल को निकाल के। लास्ट ईयर जो था वो एक्सेप्शनल था कि 17 लाख पे गई, और उसकी वजह ये थी जो मैंने आपसे पहले बताया कि 2200 वाली गंदम जब आप 4,000 की कर देंगे तो लोगों ने कहा इतना प्रॉफिट है, तो जिसकी वैसी जमीन पड़ी थी, जो फैंसी फार्मर था, उसने भी कहा चलो इतना प्रॉफिट है मैं भी गंदम लगा लेता हूँ। वो एक पिछला साल एक्सेप्शनल था। दूसरी जानिब देखें हमारी जो तकरीबन 20 लाख 21 लाख मेट्रिक टन गंदम औसतन हमारा ख्याल है कि हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इस साल भी। ये अभी मैं एक प्री एस्टिमेट दे रही हूँ, कंफर्म नहीं दे रही आपको। अच्छा, हमारी जो पंजाब की जो डिमांड है, जरूरत है, वो 15 लाख मिलियन मेट्रिक टन होती है, जिसको जो फॉर्मूला निकाला हुआ है फेडरल नेशनल फूड सिक्योरिटी ने, कि एक बंदे पर पर्सन जो होती है 115 किलो गंदम पर पर्सन पर ईयर कंज्यूम करता है, तो उस हिसाब से ही निकाली जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फिर भी तकरीबन 6 लाख मिलियन मेट्रिक टन जो है पंजाब की, अगर आप डोमेस्टिक बात करें तो वो फिर भी सरप्लस में। अच्छा, इसके अंदर देखिए गवर्नमेंट कितनी बाय करती थी। जो गवर्नमेंट इसके अंदर बायर थी ना, वो 35 से 45 लाख टन करती है। 3.5 मिलियन मेट्रिक टन से लेके 4.5 मिलियन मेट्रिक टन करती होती है बायर, जो छोड़ी है बाइंग। अब ये जो 35 से 45 लाख टन का जो है ना बायर, वो निकला है ना मार्केट से। पहले भी क्या होता है, जो मैक्सिमम गंदम होती है वो रूरल कंजम्पशन के लिए होती है, वो किसान स्टोर करता है, वो दही आबादियों में रह जाती है। और ऐसा नहीं है कि सारी गंदम जो है वो कोई लेने वाला नहीं है। फिर फ्लोर मिलर का इसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो उठाते हैं गंदम, क्योंकि वो ग्राइंड करते हैं गंदम। हुकूमत से भी वो लेते थे और इनसे भी वो लेते थे। जो पीछे तकरीबन 10 लाख मेट्रिक मिलियन टन बचती थी, वो सारी इसी तरह मार्केट से जाती थी ना, और फ्लोर मिलर्स के थ्रू वो भी अपने पैटर्न पे चलती रहेगी। सिर्फ ये, और पास्को जो है वो को 15 लाख टन वो खरीदता था। अब अगर पास्को नहीं खरीदता और पंजाब हुकूमत नहीं खरीदती, ये कोई तकरीबन 60 लाख टन जो गंदम है, ये बेसिकली मार्केट में होगा ना, कि जिसका जो फ्लो ज्यादा हो गया मार्केट में, जिसकी वजह से कीमत स्टेबल हो जाएगी, या जिसे कह सकते हैं कीमत कम होने का जो खदशा आई रियली होप ऐसा हो जाए, क्योंकि अगर आप इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हम फ्लोर मिल इंडस्ट्री को, हम अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री को इनकरेज भी कर रहे हैं और उसको इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं। उनके साथ मुसलसल इस बातचीत में है कि वो इसका बायर बने। और दूसरी बात यह कि ये जो लोग लेकर आने की बात कर रहे हैं, कॉल्स दे रहे हैं ना, ये इन्होंने कोई दिहाड़ी पे बंदे ले आए तो ले आए, या ये कोई इसके पीछे सियासी जमातों की, वो नाकाम सियासी जमातें जो खुद कभी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकी तामीर और तरक्की में इस मुल्क की, वो उनकी जो कह सकते हैं ना उसकी ईमा पर
तो ये दिहाड़ी पे बंदे इकट्ठे करके कुछ सड़कों पे ले आए तो ले आए। काश्तकार इस वक्त सारा जो अपनी वो फसल काट रहा है, किसान जिसकी फसल जो है अभी बनी पड़ी है, तैयार हुई पड़ी है, उसकी वो कटाई करेगा, थ्रेशिंग हो रही है। अब और फिर वो मसला सड़कों ये है पे- कि आपका अपना एक मौकफ है, वो जो किसान इत्तेहाद है वो ये मुझे- कहते हैं कि किसान तो आज एहतजाज कर रहा है और वो तो गले में अच्छा, वो अलामती multiple फांसियां किसान- ले रहा है। अच्छा, मल्टीपल किसान एसोसिएशंस है ना, बहुत सारी किसान वो एसोसिएशन। कहते हैं खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, ऊपर से आपने डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, जो हुकूमती नहीं। डंडा है। क्या डंडा है बताएं, हुकूमत ने क्या डंडा पकड़ा? वो कहते रही आपने एक प्राइस मुकर्रर कर दिया तो फ्री मार्केट के ऊपर रहने दें। मैंने भी ये सवाल किया भाई फ्री मार्केट में तो रहने दें। वो कहते हैं आप रोटी का रेट मुकर्रर कर देते हैं, आटे का रेट मुकर्रर कर देते हैं, और किसान को आप देखिए- उसकी कॉस्ट के हिसाब से जब उसको कमाई नहीं हो रही तो वो फांसी लेगा। नहीं, देखिए रोटी की जो बात है ना, जहां तक अब बहुत सारे किसान मुझे भी मिसाल देते हैं कि देखें एक जो लार्ज पिज्जा है उसकी कीमत आप एक मन गंदम के जितनी है, तो देखें आप लार्ज पिज्जे खाते हैं पूरा पंजाब की आबादी जो है, कितने लोग लार्ज पिज्जे खा सकते हैं पंजाब के अंदर? और पंजाब की आबादी में जो गरीब लोग हैं, और हम खुद कहते हैं पाकिस्तान के जिस मुल्क की आबादी 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, उनकी रोटी मेक श्योर करना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? 13 करोड़ अवाम, 14 करोड़ अवाम पंजाब की नहीं है? उसकी रोटी को कम कीमत रखना। और कितने लोग हैं जो पिज्जे के बराबर एक पिज्जा कितने लोग खा सकते हैं? और एक वक्त में जिसके 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, हाउस होल्ड जो है 8 लोगों का, 9 लोगों का है, उसको 3 वक्त रोटी, जिसका टोटल स्टेपल जिसने सिर्फ 3 वक्त रोटी खानी है, उसकी रोटी की हम फिक्र छोड़ दें। उसकी रोटी को बिल्कुल अगर कोई 25 की करता है, 45 की करता है, 60 की करता है, कर दे। तो ये देखें, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल दूसरी ठीक। बात ये कि इनका जो जायज मुतालबा है वो बिल्कुल जायज है। किसान को मैं आज भी बिल्कुल ऑन एयर कहती हूँ, किसान को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। किसान को जायज मुनाफा लाजमी मिलना चाहिए, और उसको मेक श्योर करने के लिए हम हर तरह के इकदाम करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सल्मा साहिबा, जो कि मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब की। दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ आपके सामने है। हुकूमत ये कहती है कि हम इसको ये इस तरह नहीं छोड़ सकते कि आप फिर अगर फ्री मार्केट में चले जाएं तो फिर तो कोई प्राइस आप डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे, ना किसी को रोक पाएंगे, ना ही हुकूमत सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करेगी, ना ही हुकूमत बाइंग करेगी। लेकिन जो माजी की मिसालें हैं जो कि किसान इत्तेहाद की जानिब से भी दी गई वो हमारे सामने है। आई रियली होप ये मसला हल हो जाए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ना हुआ तो इससे एक बहरान भी पैदा हो सकता है। प्रोग्राम आपने देखा, जिसका फीडबैक दीजिएगा। देखते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।